नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को देंगे 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात। भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने चलाया कई जिलों में तलाशी अभियान। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियम बदले। नए एप्लीकेशन के लिए 88 लाख रुपए की फीस वसूलेगा अमेरिका। खेल जगत से एशिया कप क्रिकेट में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। ओमान को दी 21 रन से शिकस्त। अब सुपर 4 में पाकिस्तान से कल होगी भिड़ंत। दुर्गा पूजा महोत्सव से पहले कोलकाता में सजने लगे पंडाल। 10 लाख अखबारों से बना इको फ्रेंडली पंडाल। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री गुजरात में रहने वाले हैं और पीएम मोदी भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे और 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भावनगर में उल्लास और उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक परिधान में भारत माता के चित्र के सामने नृत्य प्रस्तुत करती हुई दिखाई दी। उनकी प्रस्तुतियों में संस्कृति, आस्था और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत समन्वय दिखाई दिया। मंच पर पृष्ठभूमि में भारत माता की प्रतिमा के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय लिखे बैनर सजे थे, जो पूरे वातावरण को और भी गरिमामय बना रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भावनगर पहुंच रहे हैं और उससे पहले महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर नृत्य प्रस्तुतियां दी। इस समय भावनगर में उत्साह का माहौल है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का दौरा करने वाले हैं और कई विकास परियोजनाएं गुजरात को सौगात के तौर पर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी अन्य परियोजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। इस यात्रा में अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक और परियोजना के अब तक के पूरे हुए कार्यों का निरीक्षण शामिल है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक लोथल स्थल पर भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। देखिए लोथल से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत की समृद्ध 4500 साल पुरानी समुद्री विरासत का जश्न मनाने, उसे संरक्षित करने के लिए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना विकसित की जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री परिसर माने जाने वाले इस महत्वाकांक्षी योजना में 14 दीर्घाओं वाले एक संग्रहालय, थीम पार्क, लोथल शहर का मनोरंजन और समुद्री अनुसंधान संस्थान शामिल है। NMHC का उद्देश्य शिक्षा, पर्यटन और समुद्री गतिविधियों में भारत की ऐतिहासिक और निरंतर भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करना है। लोथल जो एक जमाने में 4500 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा एक पोर्ट था और आज भी हमारे पास में कुछ अवशेष ऐसे मिल रहे हैं कि जिससे प्रतीत होता है कि लोथल में से पूरी दुनिया में, विश्व में हमारा व्यापार होता था और लोथल अपना एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। तो हमारा भारतीय लोगों का व्यापार के साथ में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था और उसके लेके हम इस प्रोजेक्ट में 6 गैलरी बना रहे हैं, जो अपने आप में एक अलग है। इस परियोजना में प्राचीन डॉकयार्ड का पुनर्निर्माण शामिल है। इस परिसर में 4 थीम पार्क होंगे, एक समुद्री और नौसेना थीम पार्क,
एक जलवायु परिवर्तन थीम पार्क और एक स्मारक पार्क और एक एडवेंचर पार्क। मैं इस वक्त एक सबमरीन के मॉडल में हूं और इसके अंदर बैठकर आपको एक सबमरीन के अंदर का एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये जो मॉडल है ये मूवेबल है और ये बात करता है किस तरह से मरीन लाइफ यानी कि समुद्री जीवन का एवोल्यूशन हुआ और जैसे जैसे डिफरेंट स्टेजेस से ये सबमरीन गुजरेगी वैसे वैसे इस मॉडल का, इस सबमरीन जिसके अंदर मैं हूं, उसका मूवमेंट होगा। ये वीडियो के साथ सिंक होगा, वैसे ही मोशन करेगा और इसमें स्पीकर्स है, वो भी विजुअल 7-day ऑडियो चलेगा इसमें। और ये 9 मिनट का वीडियो है, इसमें वीडियो के साथ ये राइड मोशन करेगा। इस परिसर को एक विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है जो पर्यटकों को आकर्षित करेगी, शैक्षिक अवसर प्रदान करेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। हम बात कर रहे हैं लोथल से लेकर आज तक भारत की नौसेना शक्ति की। किस तरह से भारत एक बड़ी समुद्री ताकत था 5000 साल पहले से लेकर, और आज भी भारत का लोहा उसके दुश्मन समुद्र में मानते हैं। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, लोथल। अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात नए भारत के बदलते स्वरूप की, जिसमें विज्ञान, तकनीक और नवाचार को न सिर्फ बढ़ावा मिला है बल्कि ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे गए हैं जिनकी कल्पना कर पाना पहले मुमकिन नहीं था, और यह संभव हुआ है पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में। विज्ञान, तकनीक और नवाचार की बात करें तो बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए निर्णयों के जरिए आज देश इतना हाईटेक और सक्षम हो पाया है कि दूसरे देशों पर निर्भर न होकर भारत आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रहा है। विज्ञान और तकनीक में भारत ने कई ऐतिहासिक मोड़ पार किए हैं, जिसमें योजनाएं जमीन पर उतरी, तकनीक गांव-गांव तक पहुंची, विश्व मंचों पर भारत की आवाज बुलंद होने के साथ साथ आकाश और अंतरिक्ष में भी भारत ने कई कीर्तिमान रचे। कृषि विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में फसल विविधीकरण, जैविक खेती को बढ़ावा, उन्नत तकनीकों का प्रसार जैसे पोर्टेबल लाइट ट्रैप, ड्रोन, उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां, एडवांस मशीनरी और विभिन्न प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण और किसानों को प्रशिक्षित करना जैसे कदम शामिल रहे, जिनसे किसानों को खेती में लाभ होने के साथ साथ आय में भी वृद्धि हुई। The famous slogan which he gave, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, that reflects his thinking. Whether it is digital public infrastructure, UPI payments, which is record, Aadhaar, that is all technology which came out with his vision. स्पेस सेक्टर में विज्ञान की नई तकनीकों और स्टार्टअप्स के जरिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। बीते 11 वर्षों में इसरो ने 100 अंतरिक्ष प्रक्षेपण मिशन पूरे किए हैं। 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित चंद्रयान 3 भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ, क्योंकि इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग की। स्पेस से प्राप्त तकनीकें, चाहे वो संचार उपग्रह हो, मौसम की निगरानी हो या प्राकृतिक आपदाओं से निपटना हो, आज भारत के गांव-गांव और खेत-खेत तक सेवा पहुंच रही है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों ने बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और भूकंप जैसी आपदाओं की पूर्व चेतावनी, निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। I think his role as strengthening the space ecosystem in India is through various policy interventions. As a Prime Minister, he is the creator of the policy, implementer of the policy, which makes that private space ecosystem can come in all these areas. सेमीकंडक्टर चिप और एआई जैसी तकनीकों ने न सिर्फ अंतरिक्ष में हो रहे मिशनों को आसान बनाया, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम और बुलंद किया। सेमीकंडक्टर की भारी डिमांड को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया कि इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप भारत में बनना शुरू हो जाएगी। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और ICET जैसी वैश्विक साझेदारियों के जरिए शानदार पहल शुरू की। भारत को एआई कौशल, क्षमताओं और एआई के उपयोग की नीतियों के मामले में शीर्ष देशों में शामिल किया गया है।
भारत एआई मिशन के अंतर्गत प्रमुख लॉन्चेस की बात करें तो एआई कोष में भारत एआई डेटा प्लेटफॉर्म, जिसमें 1400 प्लस डेटा सेट, 217 प्लस एआई मॉडल्स और सुरक्षित एक्सेस उपलब्ध हैं। विज्ञान, तकनीक और नवाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र यही समय है, सही समय है वैश्विक पटल पर भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत कारगर साबित हो रहा है। केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 2 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्य सचिवालय और देश भर की मीडिया इकाइयों में 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 5.0 चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य कार्यालयों की स्वच्छता बढ़ाना, समग्र कार्यस्थल वातावरण में सुधार करना और लंबित संदर्भों को कम करना है। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन डीडी न्यूज और आकाशवाणी इकाइयों का और मुख्य सचिवालय सहित सभी क्षेत्रीय इकाइयों को लंबित संदर्भों की पहचान करने, स्वच्छता और स्थान प्रबंधन में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें अभिलेख प्रबंधन, पुरानी सामग्री के निपटान, ई कचरे और कार्यालयों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले अभियानों में किए गए प्रयासों से न केवल कार्यालयों की स्वच्छता में सुधार हुआ, बल्कि राजस्व सृजन, स्थान प्रबंधन और वास्तविक फाइलों के निपटान आदि में भी उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। फाइटर जेट MiG-21 की सेवा इस महीने की 26 तारीख को समाप्त हो जाएगी। वायुसेना ने MiG-21 के शानदार कार्यकाल को लेकर एक्स पर पोस्ट साझा किया। वायुसेना ने लिखा है कि 6 दशकों की सेवा, साहस की अनगिनत कहानियां और एक युद्ध अश्व जिसने राष्ट्र के गौरव को आसमान में पहुंचाया। The legacy of a legend. The MiG-21 of the Indian Air Force. Valor, courage, precision, and the steadfast oath to defend the nation. For 62 years, the legend dominated the skies. The time has arrived to stand ready for one last tribute to the machine and the brave men behind it. On the 26th of September 2025, a historic ceremony will honor the legend, dedicated to the pioneers, veterans, and their families. The MiG-21's fearless spirit lives on forever. जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि CIK ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में कश्मीर के 7 जिलों में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। CIK की यह कार्रवाई श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा और शोपियां में की जा रही है। आपको बता दें कि यह तलाशी अभियान एक आतंकी अपराध मामले में सक्षम अदालत से प्राप्त वारंट के अनुसरण में ली जा रही है। राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों में आज फिर से बम की धमकी भरे कॉल आए हैं। इन कॉल के बाद बम निरोधक दस्तों के साथ पुलिस की टीमें स्कूलों में पहुंच गई। एहतियात के तौर पर छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है। इनमें DPS द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश भर में अब स्कूलों में शिक्षक और छात्र मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस बाबत हर स्कूल में नोटिस बोर्ड पर मोबाइल प्रतिबंध संबंधी स्पष्ट निर्देश लगाए जाएंगे। वहीं शिक्षकों के मोबाइल स्टाफ रूम में रखे जाएंगे। आपातकालीन स्थिति में छात्रों और शिक्षकों के लिए स्कूलों में लैंडलाइन फोन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लैंडलाइन की जानकारी अभिभावकों से भी साझा की जाएगी। साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से नियमित निगरानी के साथ साथ इसका उल्लंघन किए जाने पर
अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की जयंती पर नमन करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। आचार्य जी ने विज्ञान और आध्यात्म के बीच सामंजस्य बनाया और अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना से गायत्री मंत्र पर आधारित साधना को विस्तार दिया। उन्होंने शास्त्रों के ज्ञान को सरल भाषा में आमजन के लिए भी सुलभ बनाया। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दिल्ली का सफर हुआ और भी तेज और भी आसान। आज दिल्ली मेट्रो है 289 स्टेशन और 395 किलोमीटर का व्यापक नेटवर्क। 2014 से 2022 तक 27,138 करोड़ रुपए का योगदान। फेज 4 के लिए 52,000 करोड़ का निवेश। जनकपुरी कृष्णा पार्क का नया सेक्शन। ट्रैवलिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। भारत का GST अब और भी आसान। 4 स्लैब घटकर रह गए सिर्फ 2, 18% और 5%। रोजमर्रा का सामान सस्ता, पढ़ाई और हेल्थ पर GST फ्री, कार बाइक पर हजारों की बचत, मिडिल क्लास की सालाना बचत 40,000 रुपए तक। नेक्स्ट जेन GST के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हर साल बाढ़ की समस्या, रेजिडेंशियल इलाकों में स्वेयर ब्लॉकेज, ओवरफ्लो और मानसून में जलभराव की समस्या से दिल्ली वालों को निजात दिलाने के लिए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने ड्रेनेज मास्टर प्लान 2025 की घोषणा की। 57,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये मास्टर प्लान करीब 5 सालों में पूरा होगा। इससे पहले दिल्ली का पहला ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 में तैयार किया गया था। तब दिल्ली की आबादी तकरीबन 50 लाख थी, जो अब 2.5 करोड़ हो गई है। नए ड्रेनेज प्लान से दिल्ली को बाढ़, बारिश के समय नालों में जल भराव के साथ ही पेयजल की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। वर्षा के पानी से निजात कैसे पाई जाए, कैसे दिल्ली को डूबने से बचाया जाए, ये जो ड्रेनेज प्लान बनाया गया है, बहुत इस पर मेहनत लगती है। प्लान में ये छोटे मोटे काम नहीं है, बड़े वर्षों लगते हैं। प्लान एक प्रकार से हमारी रूपरेखा बन गई, अब काम करना मुश्किल नहीं रहता, आसान हो जाता है। मैन पावर लगेगी, साधन लगेंगे। साधनों की जहाँ तक बात है, 57,000 करोड़ रुपए का एक बजट बताया गया है। अपेक्षा की गई है कि इसमें भारत सरकार भी अपना हिस्सा दे। कभी भारत सरकार पीछे रहती नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपकी पिछली 11 साल की सरकार और उससे पहले की कांग्रेस की सरकार के पास न साफ नीति थी, न ही नियत। यही वजह रही कि दिल्ली की जनता बारिश में डूबती रही। रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि ड्रेनेज मास्टर प्लान में दिल्ली की समस्याओं का समाधान है। इच्छा शक्ति ही नहीं थी, ना नीति थी, ना नियत साफ थी। दोनों ही काम उनके ऐसे थे, वो दिल्ली की जनता को केवल फ्री की लॉलीपॉप देना जानते थे। समस्याओं के समाधान में उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। सही बात है ये कि पूरी तरीके से सीवर व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। आज भी ड्रेनेज सिस्टम बुरे हाल में है। ये सारा सिस्टम जिसको रिवाइवल की आवश्यकता है, इसको 3 फेजेस में जैसा बताया गया बनाया गया है। हर फेज को फिर आगे
5-5 चरणों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों के सुचारू आयोजन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग हर्षोल्लास के साथ पर्व त्योहार मना सके, इसलिए उनकी सुरक्षा सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। त्योहारों के समय को संवेदनशील बताते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को स्वयं मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने उपद्रवियों और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने की बात कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी पुलिस निगरानी रखे। मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति 5.0 के सफल संचालन के लिए पूरी तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। 21 सितंबर को हर जनपद में महिला पुलिसकर्मियों की बाइक रैली आयोजित करने और अभियान में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने IGRS संपूर्ण समाधान दिवस और सीएम हेल्पलाइन में मिलने वाली शिकायतों का सही और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। और अब खबर दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा पूरे देश में मशहूर है। इस बार कोलकाता के लेक टाउन श्री पल्ली वेलफेयर एसोसिएशन का पंडाल सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। इस बार खास तौर पर इको फ्रेंडली पंडाल बनाया जा रहा है। इस पंडाल को करीब 10 लाख अखबारों से सजाया जा रहा है। ये पंडाल अभी से ही लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसके साथ ही ये पंडाल लोगों को रिसाइकलिंग और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश भी दे रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज 10वां केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अखिल भारतीय सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके साथ ही भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण विशेष अतिथि के रूप में इसमें उपस्थित रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ईरान यात्रा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी झूठे रोजगार प्रस्ताव या प्रलोभन में न आए और अधिकतम सतर्कता बरतें। पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार दिलाने के बहाने किसी तीसरे देश भेजने की बजाय ईरान भेज दिया जा रहा है, जहां आपराधिक गिरोहों द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता है और रिहाई के लिए अपहरणकर्ता पैसे की मांग करते हैं। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने नागरिकों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है। एमईए ने बताया कि ईरान सरकार भारतीयों को केवल सिर्फ घूमने के लिए वीजा फ्री प्रवेश की अनुमति देती है। रोजगार के लिए ईरान में वीजा फ्री अनुमति नहीं है। ईरान में रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एजेंटों से बचने की हिदायत के साथ ही ये भी ध्यान दिलाया गया है कि ऐसे एजेंटों की आपराधिक गिरोहों से मिली भगत हो सकती है। इसलिए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे प्रस्तावों के झांसों में न आए। और अब खबर आयुर्वेद दिवस से जुड़ी हुई। 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में मनाया जाएगा। इस बार आयुर्वेद दिवस की थीम है आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद दिवस ने आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दी है। 2017 में जहां इसमें 24 देशों की भागीदारी थी, अब यह बढ़कर 150 देशों तक पहुंच चुकी है। 23 सितंबर को 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। आयुर्वेद दिवस का मुख्य कार्यक्रम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में होगा। आयुर्वेद दिवस के मौके पर देश और दुनिया भर के हितधारक एक साथ होंगे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के केंद्र गोवा में मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी एक वैश्विक कल्याण गंतव्य के रूप में राज्य के उद्भव को रेखांकित करता है, जो इस वर्ष की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट को बढ़ाने के लिए सही अंतर्राष्ट्रीय नजरिए को पेश करता है।
आयुर्वेद दिवस के मौके पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में कैंसर के इलाज के लिए एक यूनिट की शुरुआत होगी, जिसे भारतीय आयुर्वेद संस्थान और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। साथ ही 3 लोगों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा मोटापा के निवारण के लिए आयुर्वेद आहार के प्रचार प्रसार पर भी जोर रहेगा। आयुर्वेद दिवस पर पशुओं, वनस्पतियों के स्वास्थ्य पर भी होगी खास चर्चा। आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य पर खास ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही आयुर्वेद के भ्रामक प्रचार पर नकेल कसने के लिए मंत्रालय आयुष पोर्टल के माध्यम से कई कदम उठा रहा है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले न्यूज पंच मेरी सहयोगी आंचल के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर।